नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल दागे और तमाम जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उसे नेस्तनाबूद कर दिया। एयर स्ट्राइक कर दी और उन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। बता दें कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर 9 इलाकों में आतंकियों के कैंपों को धराशायी किया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि इस एयर स्ट्राइक में 90 आतंकियों की मौत हुई है। इस हमले के बाद इन तीनों आतंकी संगठनों के आकाओं पर पहाड़ टूट पड़ा है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के 3 अहम ठिकाने थे, जिनमें मुरीद के, सवाई नल्ला और मरकज अहले हदीस शामिल है। भारतीय वायुसेना ने उसके तीनों ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बता दें आपको कि जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय, सरजाल, बिलाल कैंप और कोटले स्थित लॉन्च पैड को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन इस हमले के बाद सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए हैं। बता दें आपको कि अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों से कहा है कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो भारत मजबूती से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के हमले ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंक के अड्डों को बेपर्दा कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान के उन दावों को कोई मानेगा कि वह आतंकियों को शरण और शहन नहीं देता है? अब जब 3 आतंकी सरगना का खात्मा हुआ तो क्या फिर से आतंक पनप पाएगा? जिस बेरहमी से पाकिस्तान को निशाने पर लिया गया, उसके बाद क्या पाक की आतंकियों को शरण देने की आदत सुधरेगी? अब भारत की रणनीति और कूटनीति क्या रहनी चाहिए? इन तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, कर्नल दिनेश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ गए हैं, रिटर्निंग चीफ है यूएनआई के। सर, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों की जानकार है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम दिनेश शर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। सर, पूरी तरह से सेना ने अपना अदम्य शौर्य और साहस दिखाते हुए ये तो साबित कर दिया कि वो कितना मादा रखती है। और ये सर कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजेस था इसके अंदर कि एक वक्त में आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक, जिस इमारत को उड़ाना चाहते थे उसी इमारत को उड़ाया, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। ये कितना सटीक कैलकुलेशन था और ये कितना मुश्किल होता है इसको करना। नेहा जी, जी भारतीय सेना के मैं जवाब दूं मैडम? जी 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 सर, आप बताइए सर। जी नेहा जी, भारतीय सेना के अंदर एक शब्द जो है वो जिस समय हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलते हैं उस समय ही हमारे को सिखा दिया जाता है, वो होता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस से हमारा मतलब ये है कि सेना कभी भी इमीडिएटली कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, हम रिस्पांस देते हैं। और इस वाले कार्रवाई के दौरान जो है भारत के तीनों सेनाओं के अंग, हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो सर्विलेंस से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उन्होंने एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से जो है इस हमले को अंजाम दिया है। देखिए साहब, ऐसा है कि भारतीय सेना कभी भी प्रेशर के अंदर जो है, चाहे कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर हो,
हम उस समय जो है बगैर सोचे समझे किसी प्रकार का कोई एक्शन इमीडिएटली नहीं लेते हैं। जिसका ये मतलब नहीं है कि हम भारत सरकार की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद, हमारा मुद्दा होता है कि हमें डिसाइसिव एक्शन लेना है, और एक्शन लेने से पहले जो है हम रियलिस्टिक जो है एनालाइज करते हैं सिचुएशन का कि हमारे पास किस प्रकार के कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल है। हाँ। कोर्सेज ऑफ एक्शन में से जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन होता हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि जो हम एक्शन लेने लगे हैं उसके ऊपर दुश्मन क्या काउंटर एक्शन लेगा, और उस काउंटर एक्शन को लेने के लिए भी हम पहले से ही तैयार रहते हैं जी। और इस वाले केस के अंदर लोगों के अंदर एक प्रकार का क्रोध और गम की लहर थी, और जैसा कि मैं सिविलियन मेरे दोस्त होते थे वो मुझसे पूछते थे कि भारतीय सेना को जब पूरी छूट दे दी है प्रधानमंत्री साहब ने, वो क्यों नहीं एक्शन ले रही हैं। तो मेरा जवाब यही होता था कि एक्शन लेंगे, लेकिन समय, जगह और किस ढंग से लिया जाएगा वो सेना डिसाइड करेगी। किस प्रकार से प्लानिंग होती है, किस प्रकार से एक्शन लिया जाता, वो तो खैर मैं ये नेशनल टीवी के ऊपर नहीं बात बताऊंगा, लेकिन ये सोची समझी बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और इसमें जो नोट करने वाली बात है कि प्रिसीजन अटैक था। जिस टारगेट को हम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे सिर्फ उसी को किया, कोई कोलैटरल डैमेजेस नहीं किया, किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान आर्मी के किसी भी सैनिक इंस्टॉलेशन के ऊपर हमने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन साथ में हम तैयार हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस प्रकार का एक्शन लेता, उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि सेना की ट्रेनिंग के अंदर एक चीज जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और दूसरा होता है डिसेप्शन। अब आप देखिए कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने क्या डिसेप्शन, किस हद तक डिसेप्शन को जो है इस्तेमाल किया है। आज हमारे यहाँ मॉक ड्रिल हो रही है, राजस्थान के अंदर एयर एक्सरसाइज हो रही है, और बाकी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं। तो उस समय जो है पाकिस्तान ने जो क्या किया, पाकिस्तान की पूरी जो ध्यान था वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर था, और क्वेटा से जहां पर की इनकी 11 कोर है वहां से 2 डिवीजन जो है इन्होंने मूव कर दिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। सोच रहे होंगे अपने दिलों के अंदर कि भारतीय सेना जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मिलिट्री एक्शन लेगी, क्रॉस करेगी एलओसी को। खैर एलओसी तो आज की तारीख के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे ही उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को डिसोन कर दिया। खैर उनका ध्यान उधर था, लेकिन एक जो बड़े गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि हमने बगैर एलओसी क्रॉस किए हुए अपना मकसद पूरा कर लिया है। और पाकिस्तान के लिए उसने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम एलओसी से हटकर भी हमारे पंजाब के अंदर, जो तुम्हारी हार्टलैंड है, जो पंजाब है जिसने इलीगली जो है ऑक्युपाई कर रखा पाकिस्तान के बाकी प्रांतों को, और जहां से आपकी ये घमंडी अनप्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी आती है, उस इलाके के अंदर भी हमने अटैक किया है और उनके टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया है। लेकिन एक चीज और है नेहा दुबे मैडम जी, उन्हीं हमने टेररिस्ट कैंप को बर्बाद किया है जिनके तार जुड़ते थे हमारे IC-814 प्लेन हाईजैक के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक के 26/11 का जो मुंबई के अंदर हुआ था, मार्च के महीने में जो 4 पुलिसमैनों को मारा गया, उसके बाद जो है रियासी के अंदर जो हमारे टूरिस्ट की बसेस के ऊपर हमला हुआ, और बाकी पहलगाम के ऊपर हमला हुआ। तो ये बात हम पूरे भारतीय जानते हैं कि हम चीजों को भूलते नहीं हैं। देर लग जाए लेकिन हम अपने इरादे के पक्के हैं, और समय आने के ऊपर हमने जो सजा देनी होती है वो हमने दी है। जी ठीक है जी, ठीक है अजय जी, क्या ये माना जाए कि इस एयर स्ट्राइक के बाद ही अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, ये सोचना गलत होगा कि आतंकवाद का खात्मा होगा।
ये तो सिर्फ 8-9 कैंप थे और ये कैंप अब दोबारा खड़े हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों में आप देख लीजिए फिर से खड़े कर देंगे। बट ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि मैसेजिंग क्या है। मैसेजिंग है कि भाई आप हमको मारोगे, हम आपको वापस रोकेंगे। ये मैसेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। अभी तक ये था कि भाई हम आपको हमको मार के चले जाते थे, हम कुछ नहीं करते थे, जबकि जस्ट बॉर्डर बीच में आता था, बॉर्डर पार करे ना करे, एलओसी क्रॉस करे ना करे, रेल की कमी थी। अब वो जो मतलब जो रुकावटें थी, जो मेंटल ब्लॉक था, वो हट गया। वो जो कहते थे कि न्यूक्लियर हमारे पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम चला लेंगे, हम सब कुछ करेंगे, तो वो जो कहते हैं ना, जो शर्म थी, वो शर्म हट गई अब इंडिया के पास। अब हमने दिखा दिया कि हम अंदर, जैसे कर्नल साहब ने भी बोला कि पंजाब के अंदर इधर भावलपुर में बहुत बड़ा कैंप है इसका, बहुत सालों से, जैसे 2000 से चलता है। जहाँ मुरीद के एक गढ़ है, लश्कर तैयबा का गढ़ है, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमको कभी अटैक करेगा इंडिया, यहाँ पे इस एरिया में भावलपुर में। एलओसी तो खैर पीओके के तो किसी वल्नरेबल रहते ही है, पर भावलपुर मुरीद के जो लाहौर के पास मुरीद के जो इतने सालों से टिकट से चल रहा है वो गढ़ है, जहाँ पे हाफिज सईद का अपना घर भी है। वहाँ पे वो भी रहते हैं, उसके भाई रहते हैं, भतीजे रहते हैं, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऐसे, वहाँ पे छोटे बच्चों को वहाँ पे भर्ती करते हैं और रेडिकलाइज करके जिहादी बना के हजारों में उनको ट्रेनिंग देके बाहर तो एक मैसेजिंग है कि अगर हम दोबारा करोगे तो इम्पोर्टेंट है, समझता हूँ। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगी दिनेश जी, देखिए भारत तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान इतनी हिम्मत जुटाएगा कि वो भारत पर एक्शन ले अब, या आगे की कार्रवाई करें? नेहा जी, जब भी आप किसी व्यक्ति से या किसी देश के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी मानसिकता को पढ़ना होता है। और पाकिस्तान की मानसिकता इस प्रकार से है कि ये जो हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अभी उनको जो पनिशमेंट दिया टेररिस्ट पर जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमारा हिंदी में कहते हैं शाश्वत शत्रु है। तो ये अगर आप ये समझते हैं कि ये टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर किसी प्रकार से हमला करने से जो है पाकिस्तान सुधर जाएगा, तो दिस इज अ बिग नो। मैं अजय कौल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का उनके लिए कॉशन है कि अगर तुम करोगे तो हम भी करेंगे। लेकिन नेहा जी, ये टेररिज्म जो है, इसको आपने ये जो कल रात को अटैक किया है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक प्रकार से आप एक पेड़ की डालियां या पत्ते काट रहे हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा इसके ऊपर डालियां नहीं उग जाएंगी, नए पत्ते उग जाएंगे। तो बेसिक एम है कि जब तक आप किसी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक यह टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो इनकी जड़ कहाँ है? जड़ है पाकिस्तान आर्मी, जड़ है पाक ISI। तो जब तक आप उनको एक प्रकार का सीरियस मैसेज नहीं देते हैं, जब तक आप उनको चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो पाकिस्तान किसी भी हालत के अंदर ये टेररिज्म की एक्टिविटीज को नहीं छोड़ेगा। अब आपका सवाल आ जाता है कि वो क्या रिएक्ट करेगा। अरे भाई, वो रिएक्ट जरूर करेगा। मैं एक सैनिक होने के नाते बता सकता हूँ कि वो उसका रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि उसने भी अपनी आवाम को जोड़ के रखना। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो उनकी आवाम जो है वो उससे क्वेश्चन करने लग पड़ेगी। जो सोशल मीडिया के अंदर जो जिस प्रकार के पाकिस्तान के भावलपुर से और बाकी जगह से रिएक्शन आ रहे हैं, तो वहां पर जो सिविलियन है वो पूछ रहे हैं हमारी सरकार कहाँ है, हमारी पाकिस्तान आर्मी कहाँ है, हमारी जांबाज। इट वाज ए सरकास्टिक रिमार्क बाय द पाकिस्तान सिविलियन कि हमारी भाई वो जांबाज आर्मी कहाँ चली गई, उन्होंने तो हमें घर में घुसकर मारा है। तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ इस नेशनल चैनल के ऊपर कि भारतीय सेना और मेरा पूरा भारत देश उस रिएक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए आप एक देख लीजिए, जो आज
44 जिलों के अंदर जो हम मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम अपने सिविलियंस को भी एजुकेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी रक्षा करनी है, अपने साथियों की रक्षा करनी है, और किस प्रकार से ब्लैकआउट के दौरान जो है उन्होंने क्या क्या डूज एंड डोंट करने हैं। और इसके साथ साथ जो है, जो हमारी एक प्रकार से हमने अपनी सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेना है, तथा मॉक ड्रिल के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फायर फाइटिंग वाले हैं, सिविल डिफेंस है, सेना है, या बाकी और जितने भी अंग हैं, उनका एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन करना होगा। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि 71 के बाद ये फर्स्ट टाइम ये जो है मॉक ड्रिल हो रही है। जी जी। तो पाकिस्तान एक्शन लेगा, पर हम तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, और इसकी बानगी कल रात देखने के लिए भी मिली। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी तक तो बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ भारत चला है, बहुत ही बेहतर कूटनीति भी अपनाई है, लेकिन आगे क्या होगा? अब तो वो एक्शन भी देखने के लिए मिला जिसका बहुत बेसब्री से भारत की आवाम इंतजार कर रही थी। अब लेकिन रणनीति क्या? देखिए नेहा जी, भारत ने आज शानदार तरीके से ये जो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स पाकिस्तान में संपन्न की है, सटीक निशाने पर ये सारी मिसाइल्स ने हिट किया है, और वो जो आतंक के जो ठिकाने थे वो नेस्तनाबूद हुए हैं। और भारत ने इस पूरी कार्रवाई को करने के बाद अपने स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन को भी बहुत ही लाउड एंड क्लियर रखा है, स्पष्ट रखा है कि ये जो कार्रवाई थी ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है, और आतंकवाद की घटनाओं को और कायराना हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत ने एक कार्रवाई की थी। और अब पाकिस्तान के ऊपर ये निर्भर करता है कि पाकिस्तान इस पूरे कार्रवाई को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। यदि पाकिस्तान ने इस पूरी कार्रवाई के संदर्भ में कोई थोड़ा अपने फेस सेविंग के लिए थोड़े बहुत रिटेलिएशन करके वो यदि शांत हो जाता है, तो वो पाकिस्तान के अपने हितों के लिए अच्छा होगा, और पाकिस्तान और के अपने जो वहाँ के इंटरनल जो चैलेंजेस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए उसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि कोई वो बड़े एस्केलेशन की तरफ ना जाए। और रिटेलिएशन तो जो सीमा पर जो गोलीबारी की घटनाएं हम देख रहे हैं कि लगातार बॉर्डर एरियाज पर हो रही हैं, लेकिन उसके बाद यदि पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, उनके द्वारा किसी एस्केलेटरी लैडर को अपनाया जाता है, कोई बड़ी कार्रवाई इसके रिस्पॉन्स में की जाती है, और यदि भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होगा। ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकता है, और इस तरीके का जो एस्केलेशन है उसको करने से पाकिस्तान के हुक्मरानों को बचना चाहिए। और भारत ने ये कार्रवाई क्यों की है, इस बात को भी उनको समझते हुए इस दिशा में ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आतंकवाद के ऊपर आप लगाम लगाएं, न कि भारत के ऊपर जाकर के कोई और भी बड़े एस्केलेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां हैं वास्तव में वर्तमान समय में बेहद खराब हैं। वहाँ पर आंतरिक रूप से ही गृह युद्ध जैसी स्थिति दिखाई देती है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो भारत में ही आना चाहते हैं अपने मूल स्थान में। तो ऐसे में जो पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी कंगाली की स्थिति में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है, सामरिक रूप से अस्थिर है, तो ऐसे में ये कई भागों में विभाजित हो सकता है। कोई फुल फ्लेजेड वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, उसको कई भागों में बांट सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बेहतर यही होगा कि वो किसी एस्केलेशन की तरफ न जाए, क्योंकि भारत ने और भारत के विदेश सचिव के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो कार्रवाई थी नॉन एस्केलेटरी थी, मेजर्ड थी, और ये आतंकवाद विरोधी। दिनेश जी कह रहे हैं ना कि देखिए वो एक्शन लेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारोगे तो जाहिर तौर पे वो पलट के थप्पड़ आपको मारेगा, ये तो फिर कंट्री की बात हो गई, तो वो एक्शन लेगा वहां से। तो क्या ये माना जाए? मैं अजय जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं सर लौटती हूँ आपके पास। अजय जी, ये क्या कहा जा सकता है, युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बढ़ सकता है मामला आगे? अजय जी
नहीं, जैसे अभी कर्नल साहब ने भी बोला कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान को कौन चलाता? आर्मी, वहाँ पे हाँ, आर्मी सब कुछ है और सबकी प्रेस्टीज उसकी आर्मी ही है, और आर्मी को अपना वर्चस्व वहाँ पे बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, चाहे वो कुछ करे या ना करे, कुछ दिखाना पड़ेगा अपने आवाम के लिए। जैसे आज वो कह रहे थे हमने 6 प्लेन भारतीय वायुसेना के गिराए हैं, और पता नहीं और भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन बांटी जा रही है पाकिस्तान में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगर इंडिया ने सरेंडर कर दिया बॉर्डर पे। तो वो ये सब शोशेबाजी और कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करेगी। आपने जैसे आज देखा कुछ तो एक्टिविटी उन्होंने की, आज हैवी आर्टिलरी चली उन्होंने पुंछ एरिया में की, और कम से कम वहाँ पे 10 लोग मारे गए हैं, 10 सिविलियन और 40 लोग जो हमारी जानकारी है जख्मी है, जख्मी हुआ है, बिल्कुल मारे गए, उसके बच्चे भी है। और उन्होंने बहुत हैवी टारगेटिंग की है, शरीक की है। जैसे गुरुद्वारा भी कोई, उसने गुरुद्वारा को भी हिट हुआ है। तो ये मुझे लगता है ये करेंगे और करेंगे, आज भी रात को भी फिर करेंगे। अभी देखो 11-12 दिन से स्मॉल फायर कर रहे थे, आज हैवी आर्टिलरी इन्होंने यूज की है। तो ये करेंगे दिखाने के लिए कि भाई हमने भारत को, जिसे वो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना है। तो बट अब इंटरनेशनल प्लेयर भी बाद में इसमें इंगेज हो जाएंगे सारे लोग। अब जैसे चाइना वगैरह, सारे अमेरिका भी बोलता है कि एस्केलेट ना करें, इसको रेस्ट्रेन करें। अब हमारे एनएसए साहब ने भी सबको सबसे सारे एनएसए काउंटर बात की है, यूएसए के या चाइना के, सऊदी अरबिया के, उनसे बात करके बोला कि भाई हम तो चाहते नहीं इसको बढ़ावा दे, लेकिन अगर पाकिस्तान करेगा तो हम तो उसको रिटेलिएट करेंगे। तो माना मैं तो सोचूंगा कि कुछ दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान से जो खबर अभी आ रही लेटेस्ट, जो उन्होंने 48 घंटे तक अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिसका अंदाजा, जिसका इंडिकेशन ये है कि वहाँ पे हो सकता है एयर एक्टिविटी वो करे रात को। तो अब देखिए अब क्या होता है कि अब ये तो मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है, बट वो दिखाने की, जैसे मैंने कहा कम से कम, वैसे ही मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी इसके बाद कहा था कि पाकिस्तान आगे बहुत प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है, क्योंकि दे आर लूजिंग ग्राउंड इन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बहुत 2-4 महीने से उनको वहाँ पे बहुत बुरा है, तो उनको इसलिए कुछ करना था बड़ा, ताकि पाकिस्तानी अवाम में वो फिर से उनको जो मजाक करते हैं वहाँ पे नंबर 1, जैसे होता है ना वहाँ पे बोलते हैं नंबर 1, LUMBER, तो मजाक उड़ाते हैं आप पाकिस्तान आर्मी के, आप तो नंबर 1 आर्मी हो, आपने कोई जंग जीती नहीं, बलूच आपको हराते हैं। तो इसलिए उनको ये करना ही पड़ा, तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत बड़ी टॉप चीज है, तो वो दिखाएंगे, मेरे ख्याल से करेंगे, कुछ दिन चलेगा। बिल्कुल, कुछ दिन चलेगा और अपनी इमेज बचाने के लिए ये किया जा सकता है। लेकिन एक संजीव जी, छोटा सा सवाल और छोटा सा आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। अब रणनीतियां इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये युद्ध में तब्दील होता है, लंबा चलता है, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि खुद भारत सक्षम है संभालने के लिए स्थितियों को और अपने दम पर आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन फिर भी किस तरह की कूटनीति होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए आगे इसको लेकर? देखिए, भारत की जो कूटनीति है इस संदर्भ में लगातार एक्टिव है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल हों, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हों, सभी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। ये जो ऑपरेशन किया गया है उसके संदर्भ में सभी विश्व की महाशक्तियों के साथ भारत संपर्क साध रहा है और उन्हें स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि ये कार्रवाई जो थी वो आतंक के खिलाफ थी। पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ये कार्रवाई जो की है वो एंटी टेरर ऑपरेशन था, और भारत जाहिर है कि जिम्मेदार और बड़ी क्रेडिबिलिटी वाला राष्ट्र है। विश्व में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक विश्व नेता की छवि रखते हैं। तो ऐसे में भारत अपने डिप्लोमेटिक मेजर्स के माध्यम से वर्तमान समय में अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से बेहतर रखना चाहता है, ताकि किसी तरीके का पाकिस्तान कोई प्रोपेगेंडा न कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस ऑपरेशन को लेकर कोई गलत मैसेज न जाए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं यह अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वो इसका एस्केलेशन की तरफ न बढ़े। अपनी फेस सेविंग के लिए थोड़ा रिटेलिएशन हम अवश्य देख रहे हैं, लेकिन वो रिटेलिएशन और एस्केलेशन में अंतर होता है, और इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा यदि बारीकी को समझते हुए कोई एस्केलेटरी लेवल पर
अगर वो नहीं ले जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। जहां तक भारत की बात है, भारत किसी भी स्थिति को डील करने के लिए तैयार है। हम हाई अलर्ट मोड में हैं और हमें ये सतर्कता बिल्कुल, हम वाले पूरी कुछ तरह से तैयार दिनों है में हाई बरसनी अलर्ट चाहिए। मोड में, जिस बात का जिक्र अभी दिनेश जी भी कर रहे थे कि हम पूरी तरह से तैयार है और हर स्थिति से निपटने का मादा रखते हैं। बहरहाल वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।